हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने पार्ट 2 के अंदर गज़ल के पार्ट्स पढ़े थे। ये वाला एग्जाम्पल था पिछली बार। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। गज़ल की दीगर अहम खुसूसियात ये है कि गज़ल का हर शेर अपने मानी अलग देता है। कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा शेर मिलकर मानी देते हैं तो उन्हें कताबंद कहा जाता है। मसलन मीर के ये दो शेर। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस तूफ़ान शिकस्ते से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुर गुरूर था। आम तौर पर गज़ल के शायर को दो मिसरों में मुकम्मल मज़मून अदा करना पड़ता है, इसलिए वो इख्तिसार और रमज़ो किनाए से काम लेने पर मजबूर हैं। इसका मतलब ये है कि मज़मून को दो मिसरों यानी दो लाइनों में लिखने के लिए शायर मज़मून को संक्षेप और पहेलियों में तब्दील कर देते हैं, यानी इख्तिसार और रमज़ो किनाए में तब्दील कर देते हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि कसीदे और मसनवी की तरह गज़ल खारजी नहीं बल्कि दाखिली सिन्फ़ सुखन है और शायर इसमें वही बयान करता है जो उसके दिल पर गुज़रती है। इसलिए गज़ल के ख़ास मौज़ूआत हुस्न इश्क है। एक और बात ये कि गज़ल का शायर आम तौर पर नर्म सबक और शीरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता है। शीरीन यानी कि स्वीट या जेंटल कह सकते हैं अपन। हालांकि असल बात यह है कि शायर हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि उसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल का सलीका हो। बहरहाल गज़ल एक गुनाई सिन्फ़ शायरी है और तरन्नुम व मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। तरन्नुम यानी कि मेलोडी, जिन शब्दों या फिर जिन लाइनों या पैराग्राफों को हम सुर में गाते हैं तो उसे तरन्नुम कहते हैं। और मौसीकी यानी म्यूज़िक। तरन्नुम मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। यही सबब है कि मुशायरे बहुत मकबूल रहे हैं और इनमें गज़लों की फरमाइश की जाती है, क्योंकि इसके अंदर म्यूज़िक होता है और बहुत ही सुर ताल होते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, फेमस है। अब हम पढ़ते हैं गज़ल का इर्तिका। इर्तिका यानी कि एवोल्यूशन। उर्दू शायरी का बेशतर सुरमाया गज़ल पर मुश्तमिल है। बेशतर सुरमाया यानी कि जो वेल्थ होती है, पूंजी, हम उसको बेशतर सुरमाया कहते हैं। सुरमाया गज़ल पर मुश्तमिल है। उर्दू के अंदर बहुत से असनाफ़ है, शायरियों के बहुत से असनाफ़ है, जिसके अंदर एक गज़ल भी है। वो सबसे ज़्यादा मेन वेल्थ है उर्दू शायरी की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि क्यों फेमस थी, क्योंकि उसके अंदर म्यूज़िक है, राग है, तरन्नुम है, इसीलिए बहुत मकबूल हुई। और तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सफ़े अव्वल के गज़ल गो शायराए का ज़िक्र किया जा रहा है। यहाँ सबसे हम बेस्ट शायरों का ज़िक्र करते हैं। दक्कन का पहला साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह गज़ल गो भी था, लेकिन उस सिन्फ में जिन दक्कनी शायराए ने ख़ास तौर पर नाम पैदा किया, उनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र हैं। शिमाली हिंद यानी कि नॉर्थ इंडिया के फ़ारसी शायराए
ولی کا کلام دیکھ کر ہی اس طرف متوجہ ہوئے، متوجہ یعنی کہ اٹینشن میں ہوئے، ادھر انہوں نے اٹینشن دی نارتھ انڈیا میں۔ ان میں شاہ حاتم، شاہ مبارک، آبرو، مرزا مظہر جانا کے نام اہم ہیں۔ اس کے بعد غزل کے سنہری دور کا آغاز ہوا ہے۔ اس دور کے لافانی شاعر میں میر سعودہ اور درد۔ اس کے بعد دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفل جمتی ہے۔ یہاں کے شاعروں میں مصحفی، انشائیہ اور جرات قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں کا انداز شعرائے دہلی کی غزلوں سے مختلف ہے۔ اس کے بعد دہلی میں شعر و شاعری کی محفلیں پھر سے آراستہ ہوتی ہیں۔ آراستہ یعنی کہ واپس سے شروع ہوتی ہیں۔ ریگولر۔ غالب، ذوق اور مومن اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت دی اور اسے فکر سے آشنا کیا، یعنی کہ وسعت یعنی کہ ان موضوعات کو ایکسپانڈ کیا، اس میں اور موضوعات جوڑے، مطلب اور ٹاپکس انہوں نے جوڑ دیے۔ اور آشنا یعنی کہ فرینڈلی۔ ذوق نے زبان پر زیادہ زور دیا۔ مومن نے معاملاتی عشق میں نام حاصل کیا۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کر کے ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ فلسفہ یعنی کہ فلسفی۔ ان کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو فروغ دیا۔ پھر فراق، فیض، روش، جذبی، کھو، رشید اللہ سلام، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شاذ تمکنت، شہریار، بشیر بدر، ظفر اقبال، احمد مشتاق، شاکب جلالی، ساقی فاروقی، عادل منصوری، محمد علوی، پرکاش فکری، اطہر نفیس، صہبا اختر، محبوب ہاشمی، منظور خزاں، بیمل کرشن عشق وغیرہ ہیں۔